everyone, welcome back to Kavi's Academy. Here I will discuss ICMR JRF Life Science 2019 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ ICMR का पेपर को सॉल्व कराऊंगी. तो आपको पता है ICMR के ए पार्ट एंड बी पार्ट. ए पार्ट के अंदर आपके आते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस, वो भी आपके 50. नाउ बी पार्ट के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं लाइफ साइंस के रिलेटेड. मीन्स उसके अंदर आपके सारे पेपर होते हैं, जोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, है ना. वो सिलेबस आप साइट पे जाके देख लेना. तो 100 क्वेश्चंस में से आपको 75 अटेंड करने होते हैं ना, और यहाँ पे 50 की 50 कंपल्सरी है. तो 100 में से मैंने आपको 20 क्वेश्चंस मेरी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस चैनल पे विजिट कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए. ओके, साथ ही साथ बता दूँ यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको CSI के रिलेटेड कुछ वीडियोस मिलेगी और उसकी PYQs भी मिलेगी. है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो जब भी हम किसी भी पेपर को सॉल्व करते हैं तो प्लीज़ एक कॉपी एंड पेन लेके ज़रूर बैठें, है ना. क्योंकि पहले तो जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, देन आफ्टर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना. ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन, द टेक्निक यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ DNA और RNA इन नॉन फ्रैक्शनेटेड DNA सैंपल. तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपको डिटेक्ट करना है प्रेजेंस ऑफ DNA एंड RNA इन नॉन फ्रैक्शन DNA सैंपल के अंदर. तो ऑप्शंस देखते हैं. कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन. कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन जनरली हम यूज़ करते हैं द सिलेक्टिंग बैक्टीरियल कॉलोनी विद डिजायर्ड जीन. तो ये तो होगा नहीं, है ना. बैक्टीरियल कॉलोनी को सिलेक्ट करते हैं, तो ये तो होगा नहीं. सेकेंड ऑप्शन है इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन. यस, ये ऑप्शन आपका होता है करेक्ट. कैसे? क्योंकि इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन इज द टेक्निक दैट यूज टू लोकलाइजेशन एंड द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक DNA एंड RNA इन अ सेल. यहाँ इसका यूज़ कहाँ होता है? हम इसका यूज़ करते हैं स्पेसिफिक DNA और RNA को डिटेक्ट करने के लिए किसी सैंपल के अंदर. तो यहाँ पे यही दे रखा है, देखो क्वेश्चन के अंदर देखो, डिटेक्शन ऑफ DNA एंड सैंपल, प्रेजेंस ऑफ DNA एंड RNA, और ये आपका ऑप्शन होता है सेकंड करेक्ट. ओके, नाउ थर्ड भी देख लेते हैं, डॉट ब्लॉट टेक्निक. तो डॉट ब्लॉट टेक्निक क्या होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं यूज टू आइडेंटिफाई प्रोटीन इन अ बायोलॉजिकल सैंपल, है ना. प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, तो ये तो होगा नहीं. फोर्थ देखते हैं वेस्टर्न ब्लोटिंग. तो वेस्टर्न ब्लोटिंग भी हम स्पेसिफिक प्रोटीन सैंपल के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा. तो करेक्ट कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड. ओके, नाउ क्रोमोसोम पेंटिंग यूज टू डिटेक्ट क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन इज कॉल्ड. तो आपको सिंपल बता रखा है क्रोमोसोम पेंटिंग यूज टू डिटेक्ट क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन के लिए यूज़ करते हैं. इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम और क्या बोल सकते हैं क्रोमोसोम पेंटिंग को? इज आल्सो कॉल्ड एज द फिश. फिश इज द फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? यूज टू डिटेक्ट एंड लोकलाइजेशन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस ऑन अ क्रोमोसोम. किस लिए यूज़ आता है? स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस ऑन अ क्रोमोसोम्स, है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. और इसका जनरली हम यूज़ करते हैं कैंसर डायग्नोसिस में, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़, जेनेटिक म्यूटेशन, है ना. और मेटाफेज और इंटरफेज सेल्स स्टेज होती है, उसके अंदर हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ आता है. तो यहाँ पे यही बोला है यूज टू डिटेक्ट क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन, है ना. इसको हम और क्या बोल सकते हैं? दैट इज द फिश. सो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका होता है करेक्ट. नाउ which of the following growth media would you expected to result in synthesis of high level of mRNA for the enzyme of E. coli lac-operon. तो E. coli lac-operon यहाँ पे एंजाइम का सिंथेसाइज कब होगा? mRNA क्या करता है? देखो DNA से mRNA से प्रोटीन, और वो प्रोटीन होगा वो एंजाइम्स बनाएगा, है ना. तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर mRNA का लेवल हाई होगा, mRNA का लेवल हाई है मीन्स यहाँ पे आपका एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, तभी तो mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है. और इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि एंजाइम होता है दैट इज़ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना. बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? आपका लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, और इस ग्लूकोज का यूज़ करते हैं हमारी E. coli बैक्टीरिया यूज़ करती है. तो
इस ई कोलाई बैक्टीरिया को जब इसके अंदर ग्लूकोज एब्सेंट होता है, इसके अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, तो उसको ग्लूकोज चाहिए, तो आउटर इन्वायरमेंट से वो ग्लूकोज तो ले नहीं पाएगी, तो आउटर इन्वायरमेंट से वो क्या लेगी, लैक्टोज लेगी, और उस लैक्टोज को एंजाइम की हेल्प से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प से क्या करेगी, लैक्टोज को ब्रेक करेगी इनटू द ग्लूकोज, है ना, और फिर वो ग्लूकोज को यूज़ करेगी। मीन्स ये कंडीशन कब होगी, जब ग्लूकोज इस ई कोलाई के पास नहीं होगा और लैक्टोज ज़्यादा होगा, लैक्टोज ज़्यादा होगा तभी तो परमीज अंदर आएगा तो डीएनए एमआरएनए से एंजाइम बनेगा, एंजाइम से क्या करेगा, उस लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो हमें कंडीशन क्या देखनी है कि लैक्टोज आपका एनवायरमेंट यहाँ पे हाई होना चाहिए, ग्लूकोज क्या होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए या फिर एब्सेंट होना चाहिए। तो देखो हाई ग्लूकोज, अगर हाई ग्लूकोज हुआ तो हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, तो ये तो होगा नहीं, लो ग्लूकोज है ना, क्योंकि लैक्टोज भी लो है, लैक्टोज हमें हाई जरूरत है। हाई ग्लूकोज ये भी नहीं होगा, नो ग्लूकोज एंड हाई लैक्टोज, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होता है। मीन्स ग्लूकोज नहीं है हमारे पास और लैक्टोज ज़्यादा है, तभी तो वो लैक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है 4th करेक्ट। नाउ which protein move the least from point of application of a sample while electrophoresis? ओके तो यहाँ पे पूछा गया इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो कौन सा प्रोटीन लिस्ट मूव करता है ना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे होंगे, मीन्स यहाँ पे ब्लड सीरम के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ब्लड सीरम के अंदर आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज द एल्ब्यूमिन एंड द ग्लोबुलिन, है ना, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और ग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन आपकी लो होती है। ग्लोबुलिन भी आपकी होता है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, है ना, बीटा एंड द गामा। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स चार्ज के अंदर मूवमेंट कराएंगे, है ना, तो प्लस से यहाँ सपोज कर ले यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे आपका है प्लस चार्ज, तो एल्ब्यूमिन होता है आपका नेगेटिव चार्ज मीन्स ये एकदम हाईली मूवमेंट करेगा, मीन्स आपका यहाँ पे इस साइड मूव करेगा प्लस चार्ज की ओर, बट जो आपका गामा ग्लोबुलिन्स होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका गामा ग्लोबुलिन इतना मूव करेगा और इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, थोड़ा सा इसका लिस्ट मूवमेंट होगा, इस टाइप का आपको ग्राफ दिखाई देगा, है ना। तो आपको यहाँ पे लिस्ट पूछा गया है, सो आपका ऑप्शन नंबर होता है 3rd करेक्ट। ओके अगर इस सैंपल के अंदर अगर ये ग्राफ इस टाइप का बनता है, ओके अगर इस ग्राफ के अंदर मैं अगर एंटीबॉडी अगर डाल दूँ तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, गामा ग्लोबुलिन की, क्योंकि आपको पता है कि एंटीजन डाल दो ना, एंटीजन्स होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करती है, गामा ग्लोबुलिन क्या हमारी एक एंटीबॉडी है, इसलिए उसका पीक थोड़ा हाई हो जाएगा। तो ये तो होता है कुछ बेसिक्स। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मूवमेंट पूछा गया है, तो ये आपका आंसर होगा गामा ग्लोबुलिन। ओके सो ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। नाउ बायोचिप आर द मेड अप ऑफ, बायोचिप है ना, तो बायोचिप that is the semi-conducting molecules inserting into the protein framework, इसलिए आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1st। ओके नाउ माइक्रोबायोसेंसर आर बेस्ड ऑन, सो माइक्रोबायोसेंसर आपका जनरली डिजीज डायग्नोसिस में हम यूज़ करते हैं, इसका बेस्ड ऑन दी आयन सेंसिटिव फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, सो ऑप्शन नंबर 2nd इज करेक्ट। ओके नाउ P1 cloning vector allow cloning of DNA of, तो P1 क्लोनिंग वेक्टर है, ओके तो उसके अंदर क्या होता है, आपको डीएनए इंसर्ट करना है, तो कितनी लेंथ तक आप डीएनए को इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज़ द 100 KB टू कितनी क्लोन्स कर सकते हो आप डीएनए, दैट इज़ द 100 टू आपके 300 KB तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लोन्स कर सकते हैं डीएनए को, है ना। तो ई कोलाई के अंदर, सो आपका ऑप्शन नंबर होता है ऑप्शन नंबर 1st। 300 से ऊपर कोई दे नहीं रखा है ना आपको, ओनली सब 100 से लो है, तो ये आपका 100 to 300 के बीच की इसकी साइज होती है। ओके नाउ द नेम ऑफ एलेक्स जेफरी इज एसोसिएट विद,
जो आपका एलेक्स जेफरी होता है वो उन्होंने आपका डिस्कवर किया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके, तो इसलिए आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस थर्ड? एक्सोन्यूक्लियस थर्ड होता है वो जनरली हमने आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द ई कोलाई। तो एक्सोन्यूक्लियस, नॉर्मल एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है आपका कि आपको 3' टू 5' आपका न्यूक्लियोटाइड का रिमूव करता है ना। 3 to 5' न्यूक्लियोटाइड का रिमूव करेगा। और वो कौन सा डीएनए, वो न्यूक्लियोटाइड किसके, न्यूक्लियोटाइड के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का रिमूव करता है ना। उसकी डायरेक्शन होती है 3 to 5'। अगर इसको प्रूफ रीडिंग करनी है तो वो 3 to 5' भी नॉर्मल, अगर एक्सोन्यूक्लियस की अगर बात करें तो वो 3 to 5' प्रूफ रीडिंग करती है और 5 to 3' आपकी करती है प्राइमर रिमूविंग, है ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन पूछा गया है, तो ये आपकी होती है ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है 3 to 5' डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। बाकी सब ऑप्शन में देखो सिंगल स्टैंडर्ड दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पे भी सिंगल स्टैंडर्ड दे रखा है तो थर्ड ऑप्शन भी गलत होता है। और सेकंड में क्या दे रखा है 5 to 3, तो डायरेक्शन ही गलत दे रखी है। 5 to 3 तो हम प्राइमर रिमूविंग में यूज़ करते हैं ना, एक्सोन्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियोटाइड रिमूविंग में यूज़ नहीं करते हैं, और डीएनए थर्ड तो इसका यूज़ नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर होता है आपका फोर्थ। ओके, तो ये तो है आपके कुछ क्वेश्चंस जो ICMR 2019 के अंदर आ रखे थे। तो आप क्या करना, इसको अच्छे से देखना, एक इस टॉपिक से आ रहा है कि उस टॉपिक को अच्छे से रीड करना। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज 2019 का पेपर सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे आई थिंक नहीं मिलेगा, है ना। अगर मिल भी जाए तो कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कराए गए, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अगर इसकी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। और मुझे पता है जिन स्टूडेंट्स को टेक्निक का बेसिक नॉलेज नहीं है तो उसको थोड़ा अजीब लगा होगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो लगेगा ही। अगर आपको उस चीज़ का ABCD नहीं पता है तो वो उस टाइप की क्वेश्चंस आपके दिमाग में शायद ही बैठेंगे, है ना। तो इसके लिए ये क्वेश्चंस थोड़े टेक्निक के थे, तो इसलिए आपको बेसिक टेक्निक का नॉलेज होना चाहिए। अगर टेक्निक का नॉलेज है तभी आपको ये वीडियोस मीन्स आपको ये समझ में ज़्यादा अच्छे से आया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।